Hi students, good afternoon everyone. Welcome to Achievers Batch first class of chapter number 1 that is electric charges and field. कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में जुड़ जाएंगे एवरीवन. अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए, let's wait for another 3 to 4 minutes so that everyone can join because मैम तो बहुत पंचुअल है यार. मैम तो पूरी 4 बजे ज्वाइन कर लेती है, बट बच्चे ऐसा धीरे धीरे टहल टहल के ज्वाइन करते हैं 4 4 10 तक. तो 3 4 मिनट और वेट करेंगे. फटाफट से एक बार मुझे बता देंगे कि आर यू एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट क्लास. अच्छा, पहले मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ. एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है. इससे पहले बेटा हम अचीवर्स बैच में अभी तक ब्रिज कोर्स की क्लासेस करते हुए आ रहे थे. आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फॉर योर क्लास 12. तो इस बैच का टारगेट मैं आपको बता देती हूँ. इसमें हम बोर्ड्स प्लस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो बेटा जहां पर डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा वो भी करवाऊंगी, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करवाने होंगे वो भी करवाऊंगी. बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बेटा, एंड बहुत स्मूथ चलेगा. बट मैंने आपको कुछ ओरिएंटेशन में रूल्स बताए थे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप उन रूल्स को फॉलो करने वाले हो. अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए हो? एक बार बता दो चैट बॉक्स में. हाय दिलजीत, वेलकम टू द सेशन. चलो एक बार मुझे फटाफट से बता दो, अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए हो? पहली क्लास के लिए रेडी हो? रेडी हो? ठीक है. पहले कभी ये वाला चैप्टर पढ़ा हो? थोड़ा सा ओवरव्यू पता हो? अगर पढ़ा हो तो कितना परसेंट आता है? स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा अभी तक, वहां पे कितना समझ आया? थोड़ा सा आई वांट टू नो. हेलो हिमायरा, वेलकम टू द सेशन बेटू. हाउ आर यू? चलिए, एक बात समझ के चलिएगा बेटा, अपनी क्लासेस में फिर से आपको बता देती हूँ. हमारी फिजिक्स की क्लास अभी वीक में 3 दिन चलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 to 5:30. मेरा यही मानना है कि अभी आप लाइव क्लासेस को ही अटेंड करें. ठीक है, आई एम फाइन बेटू. कोई भी बच्चा रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए नहीं जाएगा. जब लास्ट में पीक टाइम आता है स्कूल्स में भी, है ना, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होते हैं या हाफ ईयरली चल रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर कोई क्लास मिस होती है या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी, कोई क्लास मिस होगी, ओनली देन गो फॉर द रिकॉर्डेड. अदरवाइज बेटा जी लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है ऑन द डेली बेसिस. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटा जी स्टार्ट करेंगे. मुझे बताओ, एवरीथिंग अराउंड अस, अगर सारी चीजें मैं बोलूं हमारे आसपास, क्या है? मैटर है? इस चीज से आप एग्री करते हो? बोलो. जितनी भी चीजें हमारे आसपास है जो हम देख पा रहे हैं, वो क्या है बेटा? मैटर है. बोलिए, शाबाश. मैटर किस चीज का बना होता है? बोलो. मैटर में क्या होता है? एटम्स होते हैं. बोलो. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, is basically matter, and matter is made up of atoms. Matter is made up of atoms. बेटा अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, चलिए, अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, तो एक सिंगल एटम में क्या क्या होता है? कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फटाफट से एक बार जल्दी से बता दो. एटम में फर्दर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा? चलिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम एटम को कंसिडर करते हुए आगे चीजों को समझेंगे. ठीक है, चलिए मुझे बताइए, एटम्स में फर्दर क्या क्या होता है बेटा? एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में. अच्छा, अब न्यूक्लियस में फर्दर मैं तुमसे पूछूं तो न्यूक्लियस में बेटा जी हमारे पास अभी तक दो पार्टिकल्स नोन है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का फर्दर सब स्ट्रक्चर पॉसिबल है? यस, जल्दी से. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का फर्दर सब स्ट्रक्चर पॉसिबल है? यस और नो? जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे. क्या प्रोटॉन्स के अंदर कोई और पार्टिकल है? अगर है तो उसका नाम क्या है? अगर है तो उसका नाम क्या है? जल्दी से. क्वार्क्स, सुन रखे हैं हमने. प्रोटॉन्स इज फर्दर कॉम्पोजिट ऑफ क्वार्क्स. जल्दी से बताएंगे. राइट. अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपके पास
प्रोटॉन में जो क्वार्क्स हैं वो कौन से हैं बेटा? प्रोटॉन हैव 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है। और न्यूट्रॉन में बेटा जी 2 डाउन और एक अप क्वार्क है। इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, इतना क्लियर हो गया सबको? अभी हमने चार्ज के बारे में नहीं बात करी, अभी हम सिर्फ सब स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है? कि मैटर में है एटम्स, एटम में है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फर्दर है क्वार्क्स, ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं यार कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास mp कितना होता है? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओगे प्रोटॉन का मास कितना होता है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, या इनमें से कोई एक हैवी होता है एंड अदर वन इज लाइट? बोलिए। चलो, 2 क्वार्क्स इन 1 एंड 1 डाउन, ओके ठीक है। मुझे बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 केजी के आसपास होता है बेटा। 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 केजी के आसपास होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जरा सा हैवी होता है, इधर 1.673 होता है, इधर बेटा जी 1.675 होता है। ऑर्डर सेम ही रहता है, दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 27 केजी। इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 31 केजी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुए हैं बेटा। अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स में बात करूं, इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेटेज अगर मैं बात करूं इसकी 3 से 4 नंबर की है, कभी हद हो तो 5 भी पूछ लिया जाता है। और अगर हम नीट में बात करें, यहां से बेटा 1 क्वेश्चन तक, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्टेड है कि पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एज सच बहुत ही ज्यादा स्मूथली सब कुछ अभी तक चल रहा है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोटॉन के पास चार्ज है या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है? दिस यू नो दैट, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर सॉरी, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। बोलो शाबाश। प्रोटॉन के पास इतना ही पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज है, दैट इज प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। बेटा इधर से ये तो ऑलरेडी देखते ही समझ में आ रहा है हमको कि जो चार्ज होता है ना वो अपन का 2 टाइप का होता है, ठीक है? चार्जेस जो होते हैं हमारे, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बेसिक पर इंपॉर्टेंट, ठीक है? बिल्कुल बेसिक बट इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, इतना यहां तक बेटा हरी झंडी है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में सीसी लिख देंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फिर। बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है, दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, मैटर इज फर्दर कॉम्पोजिट ऑफ एटम्स एंड एटम्स का फर्दर सबस्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हम आगे मॉडर्न फिजिक्स में कवर कर रहे होंगे। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हम एटम के अंदर का सबस्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के फर्दर अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उनके अंदर फर्दर अंदर क्वार्क्स होते हैं, ठीक है? इतना हमको समझ में आ गया है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो यार, आपकी कुछ ना कुछ बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं। देखो मुझे बताओ, चलो चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ यार, अगर आपको खुद की नेचर को डिस्क्राइब करना हो इन 1 वर्ड तो आप कैसे करोगे? आप गुस्से वाले हो, आप लविंग हो, आप बहुत टॉकेटिव हो, क्या हो? चलो एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे, आप अपनी नेचर को किस तरीके से एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे? जो आपकी अंदरूनी ट्रेट्स हैं, ठीक है? टॉकेटिव, ओके। दलजीत सिंह टॉकेटिव, ठीक है। फ्रैंक, ओके।
ठीक है, ऐसे ही कोई सेंसिटिव होगा, कोई टॉकेटिव होगा, है ना, कोई फूडी होगा, किसी को खाना बहुत पसंद होगा, है ना, या आपकी इंटरनल ट्रेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली व्हाट, जितने भी हमारे एटम्स के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके पास ना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हेल्प करती है उनको इंटरैक्ट करने में दूसरे पार्टिकल्स के साथ, जो हेल्प करती है उनको दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करने में। सो दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज रेफर टू एज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार डेफिनेशन पढ़ो तो, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट गिव राइज टू द फिनोमेना ऑफ एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो कि हमारे पास कोई चार्ज है, हमने उसको किसी फील्ड में छोड़ दिया है, बेटा ये दूसरे चार्ज के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर वो पॉजिटिव नेचर का है, सामने वाला भी पॉजिटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है, सामने वाला नेगेटिव नेचर का है, दे विल अट्रैक्ट। सो दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इंटरैक्ट करवाती है उसको दूसरे पार्टिकल्स के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब कोई बॉडी किस तरीके से चार्ज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी ए, है ना, हमारे पास कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, ठीक है बेटा, ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। बेटा मान के चल रहे हैं कि ये इनिशियल स्टेज में दोनों ही बॉडीज क्या थी, न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। न्यूट्रल से समझ में आता है दैट दे आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बराबर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से ना किसी एक बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है, लेस है। लेट सपोज मैं मान के चल रही हूं वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। अब मैं वर्क फंक्शन समझाती हूँ आपको पहले तो, कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा चार्ज ट्रांसफर, ठीक है बेटा। अब सपोज कीजिए, ओके, सपोज कीजिए कि ए बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है, कम है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जो रिक्वायर होती है बेटा इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन, इट इज विजिबल ना, राइट, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to eject an electron। तो मैं मान के चल रही हूं कि यार ए में से ना मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तो मुझे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेरेटिव टू बी। तो बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन में जल्दी बाहर निकाल पाऊंगी, बोलो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि बाहर निकलने के बाद गायब हो जाएगा ना, charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से निकला है तो ये दूसरी बॉडी के बीच में जाकर बैठ जाएगा। सपोज कीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी। बेटा इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये नेगेटिव नेचर है। तो जिस बॉडी से ये गया, जिस बॉडी से ये गया, जिस बॉडी ने ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो बेटा ए बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इससे तो इलेक्ट्रॉन गया ना, निकल गया, तो इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। और बेटा जिस बॉडी में ये गया है इलेक्ट्रॉन, बी बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो बेटा जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको बताता है कि कोई भी बॉडी किस तरीके से चार्ज होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी किस तरीके से चार्ज होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिवली चार्ज, जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमको पता है दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। बेटा यहां तक सब कुछ क्लियर है? इज इट सुपर डुपर क्लियर टिल दिस पार्ट? यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक चल रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते चलेंगे बेटा, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत सिंपल है, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना बेटा, जो लाइक नेचर के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज के पास कुछ डायरेक्शन नहीं है बेटा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं किसी बॉडी के ऊपर 10 डैश का चार्ज है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? जल्दी से, शाबाश। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। वेरी गुड। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। COULOMB। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, आई थिंक आगे रिश्ता आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे, है ना? चार्ज एंड डायमेंशंस के बारे में आगे बात करेंगे, फिर सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्जन डिस्कस कर लेंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो। एक बॉडी के ऊपर 10 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर 20 कूलम चार्ज है। अगर आपको बोला जाए कंबाइंड दोनों बॉडीज के ऊपर कितना चार्ज है, आप उनको नॉर्मली ऐड कर दोगे। वो बॉडीज किस तरीके से प्लेस है, किस एंगल पर प्लेस है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। चार्जेस क्वांटाइज, बोर्ड एग्जाम में बेटा ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चार्जेस क्वांटाइज्ड। अब जब हमने बोला कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बेटा ए टू बी बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मैंने बोला वर्क फंक्शन ऑफ ए क्या है? कम है एज कंपेरेटिव टू द वर्क फंक्शन ऑफ बी। बेटा हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, एंड सो ऑन। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जी? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है। किसी एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जब जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी टोटल चार्ज कोई बॉडी एक्वायर करती है, दैट इज क्यू, दैट इज बेसिकली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। q is equals to n times of e, where n is an integer which can have value plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। यानी कि 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दैट आपके पास चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आ रहा है, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। और वो फंडामेंटल चार्ज क्या है बेटा? फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फंडामेंटल टर्म से क्या मतलब है, बता सकते हो? बोलो, शाबाश। फंडामेंटल से क्या मतलब है, बता सकते हैं क्या आप? चलिए जल्दी से एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे। मैंने एन में प्लस माइनस लिया है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में अलग से बेटा जी माइनस नहीं लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार जल्दी से बता दो। ह्यूमायरा के एंड से कुछ दिक्कत आई है कि मैम आप फ्रीज हो गए हो, या सबको कुछ इश्यू आया है? एक बार फटाफट से मुझे बता दो। ह्यूमायरा मे बी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आई हो। ठीक है, ओके। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है
फंडामेंटल चार्ज का मतलब है कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज कोई पॉसिबल है, नहीं है। ये मिनिमम अमाउंट का चार्ज है बेटा, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे हम शुरू में अगर बात करें ना, तो एटम को भी फंडामेंटल माना जाता था। ये माना जाता था कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, बट जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए, हमको पता चला यार एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस है। फिर पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फिर हमने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बट नहीं, उनके अंदर भी क्वार्क्स निकल आए। क्वार्क्स के अंदर फर्दर अभी सब स्ट्रक्चर हमें नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। सो फंडामेंटल चार्ज मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज। आगे चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant or we can say that charge is conserved। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, बीच में गायब नहीं हो जा रहा है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगर आप ओवरऑल बात करोगे दोनों बॉडीज का मिलाकर, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, सो पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनहाइलेशन आर टू एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, एक फोटोन जो है वो ब्रेक हो सकता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, एंड फर्दर एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक फोटोन बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, अब चार्ज जब रेस्ट पर होता है ना बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बट जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा होता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द फील्ड्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। जब आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि अगर चार्ज जो है वो रेस्ट पर है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ठीक है, होती ही नहीं है। ठीक है, तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो उसके साथ बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एसोसिएट होंगी। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके साथ एसोसिएट होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव कर रहा है विद नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? एवरीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स। एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है कोई चार्ज, जिसके केस में v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, एंड साथ ही साथ ऑल्सो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ऑल्सो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना आगे, उसमें ये चीज समझेंगे दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। दैट इज एन एक्सेलरेटेड और एन ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, दैट इज एन एक्सेलरेटेड एंड ऑसिलेटिंग चार्ज। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स बेटा जी देख लीजिए एक बार। चलो, यहां तक एक बार सीसी लिख दो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे चले इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, हम चार्ज का कंजर्वेशन तो पढ़ रहे हैं, नो डाउट, बट अपार्ट फ्रॉम चार्ज और कौन कौन सी चीज कंजर्व्ड रहती है? एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। एंगुलर मोमेंटम बेटा जी कंजर्व रहता है, और साथ ही साथ मास की अगर हम बात करें तो वो भी क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज देयर। अपार्ट फ्रॉम चार्ज, अपार्ट फ्रॉम चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मास, ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। तो कभी आपको फंसा दे किसी क्वेश्चन में और आपको बोल दें कि क्वांटाइज्ड इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, आपको ऑप्शन लिखा हो चार्ज, आपको ऑप्शन में लिखा हो एनर्जी, आपको ऑप्शन में लिखा हो एंगुलर मोमेंटम, और आपको ऑप्शन में लिखा हो मास, तो बेटा जी आपके पास इन जनरल अगर लास्ट लास्ट ऑप्शन में बोल के चलूं ऑल ऑफ द अबव, है ना, तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज नहीं, ये सारी चीजें बेटा क्या रहती हैं? क्वांटाइज्ड रहती हैं। द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इन टू म्यू, आपको पता है बेटा जी, हम फोटोन को क्वांटम ऑफ एनर्जी मानते हैं जिसकी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। अब द क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट बेटा? h बाय 2 पाई। यानी कि कहने का अर्थ ये है, जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं इसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है।
सिमिलरली हम क्वांटम ऑफ एनर्जी जब बात कर रहे हैं किसी भी केस में हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो दैट इज एन इंटू एच इंटू म्यू, जहां पे एन आपका रहता है नंबर ऑफ फोटॉन्स और एच इंटू म्यू इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सिमिलरली अगर एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन बात करें तो आपके पास ये h बटा 2 पाई का क्या रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल रहता है। बट अगर हम मास की बात करें, बट इफ वी टॉक अबाउट मास, बेटा मास का क्वांटम आज की डेट तक पता नहीं है। यस ये जरूर है कि मास क्वांटाइज्ड रहता है, बट आज की डेट तक उसको क्वांटम उसका क्वांटम क्या है, यानी कि स्मॉलेस्ट हिस्सा क्या है उसका पता नहीं है। किसका, मास का। किसका, मास का। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लगाओ बेटा। चलो जल्दी से शाबाश, मुझे बताओ, पोल करूं? पोल करूंगी मैं, पहले आप सॉल्व कर लो, देन आई विल अलाइन अ पोल। ठीक है, चलो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? आपको पता है बेटा जी, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई रहता है, तो N इज इक्वल्स टू Q बाई ई, 1 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा जी 1/1.6 इंटू 10⁻+18, और एक 10 चला गया इधर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 100/16 इंटू 10⁻+18 बन जाएगा। यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट एट आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, 6.25 इंटू 10⁻18। एंड प्लीज मेरी एक बात समझना बेटा, ये वैल्यू आपको लर्न ही कर लेनी है, क्योंकि थ्रू आउट आपको है ना इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद ही रख लेनी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या है बेटा जी? ऑप्शन नंबर ए है। चले आगे चले, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, बताओ बेटा, एबीसीडी कमेंट सेक्शन में लिख दो, पोल से टाइम वेस्ट होता है, पोल से टाइम वेस्ट होता है। मुझे बताओ, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस व्हाट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नीदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड। नवरीत का आंसर आ गया है। बाकी बेटा अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से बेटा जी ट्राई करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। द कंडक्टर हैज द कंडक्टर हैज कितने एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बेटा एक बात बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन तो निकल गया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया है। तो तो लॉस होगा, ऑफ कोर्स शॉर्टेज होगी, तो एक्सेस वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक्सेस वाले तो वैसे ही गए। ठीक है, अब बेटा फाइंड कर लो। Q इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ई, एन की वैल्यू कितनी आ गई? Q बटा ई, 14.4 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये तो कटा, ये कितने पे कट रहा है देखो? 9 पे कट रहा है। बोलो 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 बोलो। यस, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। सो 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट, समझ में आ गया? अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिखा था तो पॉजिटिव चार्ज यही बताता है कि देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो बेटा जी आपके पास ना एसआई यूनिट तो कूलम रहता है, ये आपसे मैंने अभी पूछा भी तो आपने बता दिया था। सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें तो दैट इज स्टैट कूलम।
सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज का? स्टैट कूलम है, जिसको हम ईएसयू भी बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ठीक है। और डायमेंशंस की अगर बात करोगे तो बेटा आपको पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। बेटा जी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्या रहता है अपने पास? करंट रहता है, ठीक है। तो एम भी जीरो है, एल भी जीरो है, टी आपके पास बेटा 1 आ गया, टाइम का फैक्टर। अब आपके पास जो करंट है दैट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ए आता है। तो बेटा आपके पास चार्ज की डायमेंशन क्या आ गए? m0 l0 t1 a1, ठीक है, a1। नेक्स्ट आगे आ जाइए। अब अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेटा जी फ्रैंकलिन। एंड अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो दैट इज फैराडे, दैट इज फैराडे। यहां तक मेरे को बता दो एक बार, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं आफ्टर एवरी 5 to 7 मिनट्स आपसे पूछती चलूंगी, ताकि आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे साथ के साथ बताते चलना, पाइल अप मत करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है और आपने अपने नोट्स साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ, ऐसा तो नहीं है कि बाद में बनाऊंगा या बनाऊंगी, वो वाला सिस्टम मत रखना बेटा, बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बोलो बेटा जी, देर कैन बी अ चांस कि आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इसमें से बन सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। दिस इज बेसिकली ऑफ द थेरेटिकल पर्पस। बाकी अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, बेसिक कन्वर्जन की बात करूं कि कूलम और सीजीएस का कन्वर्जन, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट 1 कूलम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ईएसयू, ये कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता है कितने के बराबर होता है? 1 कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है? बता सकते हो? कोई आइडिया? जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ये तो ऐसा मुंह पे चढ़ रखा है, बट क्या ये पता है कि 1 कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है? बोलो, बताऊं? बताऊं कि पता है? 3 into 10 raised to the power 9 ESU। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ईएसयू में वहां पे कन्वर्जन, ईएसयू में वैल्यू दी हो तो आपको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्जन करना, आपको कूलम में आना है, तो बेटा ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में तो सबको पता है। देखो बेटा, अब अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो आपके पास चार्ज बाय इंडक्शन सिलेबस में से डिडक्टेड है, और अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें उसमें से भी ये वाला टॉपिक जो है वो डिडक्टेड है। कंडक्टर इंसुलेटर का बेसिक आइडिया इज देयर, है ना। कंडक्टिंग कंडक्शन मेथड इज देयर, कंडक्शन के बिना तो आगे क्या ही पढ़ोगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चीजें आएंगी। फिर अगर हम बात करें इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उनके रिलेटेड आपके पास मेथड होता है चार्ज ट्रांसफर का बाय इंडक्शन। तो छोटू सा पोर्शन है, मैं कभी भी इसको स्किप नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ये एक जनरल पोर्शन है जो आपको आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बहुत कोई बड़ा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बट यस इट इज वेरी बेसिक थिंग जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी जब हम आगे चैप्टर पढ़ रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, या हम कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, या हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे होंगे। तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कवर कर रहे हैं। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये पढ़ाऊंगी तो ये तो बिल्कुल एकदम मैं तुमको फिर 9th-10th में ले जाती हूँ। बताओ, इतना बेसिक तो तुमको पता है कि व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। चलो, डिस्क्राइब इन 1 लाइन व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, फटाफट से एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, इनके पास कोई कमी नहीं होती है चार्ज कैरियर्स की, भर भर के इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, अर्थ, ये सब क्या है बेटा जी, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इंसुलेटर्स में बेटा जी एग्जाम्पल क्या आ जाता है, चलो शाबाश। जब किसी को करंट लग रहा होता है, जब किसी को करंट लग रहा होता है तो उसको बचाने के लिए क्या खुद उसका हाथ पकड़ना चाहिए या उसकी पिटाई करनी चाहिए लक्कड़ के साथ? बताओ, खुद तो नहीं उसका हाथ जाकर पकड़ लोगे, खुद भी मरोगे, उसको भी मरवाओगे, वो तो मर ही रहा है बेचारा, खुद भी मर जाओगे, ठीक है। बिकॉज आर ह्यूमन बॉडी इज व्हाट, अ कंडक्टिंग बॉडी।
तो चार्ज कैन ट्रांसफर इन आवर बॉडी, ठीक है। बट अगर वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, है ना, इफ यू टॉक अबाउट नायलन, रबड़, ये सब क्या है बेटा, इंसुलेटर्स हैं। दे रेजिस्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू देम, हाई रेजिस्टेंस रहता है इनका, ठीक है। पिटाई करेंगे मैम, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा चार्जिंग मेथड्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं हम किस मेथड से। पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय रबिंग, और यू कैन से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें सेम ना वही कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन वाला, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, दो बॉडीज हैं, एक है ए बॉडी, एक है बी बॉडी। ए बॉडी का वर्क फंक्शन कम है तो उससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी बॉडी में एंटर कर जाएगा, राइट। तो बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम बेसिकली दो बॉडीज को रब करते हैं साथ में। जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और दूसरी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हमारे पास दोनों बॉडीज क्या हो जाती है बेटा, चार्ज हो जाती है, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज। अब बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स बेटा को हम चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सो obtained by rubbing two objects is also known as what, frictional electricity। आपने किया है बचपन में कभी ऐसा, कॉम से अपने हेयर्स को, ड्राई हेयर्स को कॉम किया हो और उसके बाद आपने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर लेकर उसको अट्रैक्ट कर रहा हो और तुमने ऐसा जादू करके दिखाया हो। मैंने बचपन में बहुत किया है ये, ठीक है, मैंने बचपन में बहुत किया। तुमने किया है क्या, बताओ फटाफट से। चलो बेटा मुझे एक इंटरैक्टिव क्लास चाहिए, ऐसा मुझे डल क्लास नहीं चाहिए बेटा। तो इंटरेक्शन बनाए रखो कमेंट सेक्शन में, एकदम लाइट मोड में पढ़ो, है ना, कोई हैवी मोड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से लाइट मोड में पढ़ते पढ़ते सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे। नवरीत कौर, नेवर डन इट। तो बेटा तभी तुझे सब बोरिंग बोलते हैं, तूने बोला था ना मुझे सब बोरिंग बोलते हैं। करना चाहिए बेटा, ऐसे शैतानियां तो करनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आगे चले, ठीक है। रूलर, रूलर एंड पेपर पीसेस से किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। तो हम अब दो कॉलम्स आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं बेटा। कॉलम 1 में है आपके पास ग्लास रॉड, वूलन क्लॉथ, ड्राई हेयर्स, कैट स्किन। एंड कॉलम 2 में है बेटा जी आपके पास सिल्क क्लॉथ, रबर शू, कॉम, एबोनाइट रॉड। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो बेटा जी ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आई वांट टू नो इन द चैट बॉक्स, फटफट से मुझे बताना, मुझे फटफट से बताना बेटा, वर्क फंक्शन किसका कम है, वर्क फंक्शन किसका कम है, ग्लास रॉड का या सिल्क क्लॉथ का। जब पहली बार किया था तो मैम मैं भी हैरान हो गई थी, ठीक है। वर्क फंक्शन किसका कम है, ध्यान से सोच के, ध्यान से सोच के फिर जवाब दो, ध्यान से सोच के फिर जवाब दीजिए, वर्क फंक्शन किसका कम है। वेरी गुड नवरीत, शाबाश बिटू। हुमायरा, हुमैरा एंड दिलजीत, बेटा पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, ग्लास रॉड पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा। सोचो, इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा तभी तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज आया ना, और इलेक्ट्रॉन तो उसी से निकलता है जल्दी। अगर मैं इन दोनों को रब कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, तो बेटा वर्क फंक्शन तो इसका कम हुआ ना। वर्क फंक्शन लेस किसका हुआ, ग्लास रॉड का। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन लेस किसका हुआ, वर्क फंक्शन इज स्मॉलर। समझ में आई ये चीज, इज इट सुपर डुपर क्लियर, इज इट एसडीसीसी की वर्क फंक्शन इज स्मॉलर फॉर द केस ऑफ ग्लास रॉड, दैट इज वाई बेटू जी यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क क्लॉथ की तरफ गया जिसको उसने नेगेटिव बना दिया, ठीक है, ठीक है। सो क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा, फ्रिक्शन। क्लाउड्स पे जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट मेथड है आपके पास, नेक्स्ट मेथड है आपके पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या है आपके पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहां पर ना हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। सपोज करो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। बेटा ये दोनों कनेक्टेड है इनिशियल स्टेज में, नो दे आर नॉट कनेक्टेड। सेकेंड स्टेज में, फाइनल स्टेज में मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यूजिंग अ वायर, मैंने यूजिंग अ वायर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। बेटा चार्जेस फ्लो, ठीक है, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब आगे सेकंड चैप्टर में
जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीज आती है कि चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब वहां पे समझाऊंगी आपको। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज मत पाल लेना कि जिस बॉडी के ऊपर ज्यादा चार्ज है वहां से ही चार्ज फ्लो करेगा दूसरी बॉडी की तरफ, ये जरूरी नहीं है। द अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे है वो डिसाइड नहीं करता है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ये लाइन समझ में आई? द अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी बॉडी पर है वो डिसाइड नहीं करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये लाइन क्लियर हुई सबको? जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है। पोटेंशियल हम अगले चैप्टर में समझ रहे होंगे, बस आपको इतना समझना है कि चार्ज ये डिसाइड नहीं करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा। ठीक है? जब भी हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को नियर बाय लेकर आते हैं इन कांटेक्ट लेकर आते हैं किसी अनदर कंडक्टर के। बेटा चार्ज बाय कंडक्शन सी से स्टार्ट होता है और कांटेक्ट भी सी से स्टार्ट होता है। तो हमेशा याद रखना चार्ज बाय कंडक्शन में दो बॉडीज एक्चुअली इन कांटेक्ट आती हैं। एक्चुअली क्या आती हैं? इन कांटेक्ट आती हैं। तो चार्ज कॉन्टिन्यूस फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स बराबर। जब तक उन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता चार्ज फ्लो करता रहता है। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस का टॉपिक इज इन देयर इन द सिलेबस। ठीक है? तो इसको मतलब ऐसे समझना मत कि यार ये वाला सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है? सिर्फ इंडक्शन वाला पार्ट नहीं है सिलेबस में, बट वो भी हम करेंगे। तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या, इफ आई आस्क यू कि चार्ज बाय कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट है? डेफिनेटली है। एक्चुअल कांटेक्ट है? डेफिनेटली है। बेटा क्या इस केस में एक्चुअल ट्रांसफर होता है चार्ज का? क्या एक्चुअल ट्रांसफर होता है चार्ज का? यस और नो बताओ फटाफट से। क्या एक्चुअल ट्रांसफर होता है चार्ज का? दूसरा, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, is there any is there any is there any change in mass as well? Is there any change in mass as well? बोलो, बताओ एक्चुअल ट्रांसफर होता है? Yes, actual transfer of charge is there, but you are saying is there any change in mass? Then you are saying no ma'am. बेटा अगर हम समझ रहे हैं किसी भी एटम का किसी भी एटम का किसी भी एटम का जो टोटल मास है, जो टोटल मास है उसको हम नियर बाय इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस लिख देते हैं। हाँ या ना? इतना समझ में आता है? किसी भी एटम का जो टोटल मास है उसको हम नियर बाय इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस लिख देते हैं, बिकॉज वी से दैट कि जो टोटल मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल मास डेंसिटी एंड द पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली देयर इन द न्यूक्लियस। ठीक है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ द एटम। बट क्या इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के आसपास जो बेचारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका कुछ मास ही नहीं है? यस, मैं ये जरूर एग्री करती हूं दैट इनका मास 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 kg है। दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट ये कहना तो गलत है ना बेटा दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास। ये कहना तो सख्त गलत है। आइडियल केस में वी कैन से दैट
दैट इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो हम बोल देते हैं कि मास एज सच कुछ ट्रांसफर होता नहीं है। बट अगर हम रियलिटी में बात करें, फिर सही नहीं है कहना। अगर दो इलेक्ट्रॉन भी, सपोज करो, अगर यहां से यहां कुछ चार्ज फ्लो किया है, अगर चार्ज फ्लो करने टाइम दो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुए हैं, तो 2 into 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Yes, I know that this mass is very negligible, but you cannot say that कि mass is not transferred. I hope this is clear. I hope this is clear. So there is transfer of mass, but it is negligible. ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? There is, yes, there is transfer. इसका तो definitely yes ही था. Yes, there is transfer of mass, but it is negligible. Clear है? But it is negligible. Clear है बेटा? चलें आगे. चलिए, तो अब चार्ज बाय कंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ते हैं. ठीक है, कॉन्टैक्ट इसमें नेसेसरी होता है. जब भी आपको चार्ज बाय कंडक्शन करना है तो कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी कंडीशन. ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड. ठीक है बेटा, सिर्फ कंडक्टर को आप चार्ज कर सकते हो इस मेथड से. इन दिस मेथड बोथ कंडक्टर्स विल एक्वायर द सेम नेचर ऑफ चार्ज. यानी कि अगर आपने किसी एक कंडक्टर को बी कंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर होगा. सेम नेचर ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है. सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा जी? ट्रांसफर होता है. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ओनली इफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज देयर. यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो बेटा जो इनके रेडियसेस का रेशियो रहेगा उसी रेशियो में आपका चार्ज ट्रांसफर होगा. तो जो चार्ज रहता है दैट इज बेसिकली व्हाट बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियसेस. यानी कि इफ आई आस्क यू कि आपके पास कोई कोई ए कंडक्टर है और कोई बी कंडक्टर है, बेटा जी इसका रेडियस ज्यादा है, दोनों में से चार्ज किस पर ज्यादा बैठेगा? बताओ फटाफट से. अगर मैं बोलूं मैंने पॉजिटिव चार्ज को बिठाना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज्यादा एक्यूमुलेट होगा. ठीक है, अब इसी के बेसिस पर आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे. चलिए, बहुत बढ़िया ह्यूमायरा. तबीयत ठीक नहीं है मैम, बट आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया था तो मैं रिकॉर्डेड नहीं ले सकती. बेटा बस यही मोटिवेशन चाहिए. देखो देयर आर हर्डल्स, ऐसा नहीं है कि हर्डल्स नहीं आएंगे. यू डोंट नो कि है ना मैम बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम खुश खुश तुमको दिख रही हैं, मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, बिकॉज देयर इज सम फैमिली इशू गोइंग ऑन, है ना, जिसकी वजह से मैं भी मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हूँ. बट जब क्लास की बात आती है बेटा तो मैं अपना 100 से ज्यादा परसेंट पुट करती हूँ आके क्लास में, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी है, ये एक अलग जिंदगी है. तो इसी तरीके से जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बट स्टिल बेटा वी हैव टू गो ऑन, वी हैव टू मूव ऑन, बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको बेटा जी क्या होना है? सक्सेसफुल होना है. हम सबको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अचीव करना है. ठीक है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. ठीक है यार, तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, अपना ध्यान रखो. आई होप यू विल गेट वेल सून. ठीक है बेटू, चलिए नेक्स्ट पे चलें. चार्ज बाय कंडक्शन क्लियर हो गया? थैंक यू दिलजीत सिंह. चलिए चार्ज बाय इंडक्शन की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज बाय इंडक्शन? बेटा अब एक बात याद रखना, कंडक्शन में जैसे कांटेक्ट जरूरी था, कंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी था, इंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी नहीं है. इंडक्शन में बातें होती हैं दूर दूर से, इशारों में. दो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होती हैं इंडक्शन में. ध्यान से देखना, यहां पर हम स्टेप 1 की बात करें तो देयर इज सम चार्जिंग बॉडी जिसको हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आए हैं. अब बेटा जब अनचार्ज बॉडी बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है. अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, यानी कि न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो बेटा जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ला कर रख देते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलेगी, इस साइड पर आकर एक्यूमुलेट हो जा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां इंडक्शन के केस में देयर इज ओनली redistribution of charge. Everybody, I want everybody to write in the comment section कि इंडक्शन के केस में क्या होता है। इंडक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है बेटू, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज कोई एक्चुअल ट्रांसफर होता है, बताओ बेटा, क्या इस केस में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस देयर, यस और नो? क्या एक्चुअल चार्ज यहां से निकल के यहां चला गया, नहीं। there is no there is no there is no actual transfer of charge। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपना अलाइनमेंट बदल रहा है बैठने का। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसके बाद इस बॉडी को क्या कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यू कैन सी दैट बेटा जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो कर जाते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो बेटा आपके पास अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर हम इस वाली चार्ज बॉडी को दूर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, इन कंडक्शन केस हमारे पास सेम नेचर का चार्ज दोनों बॉडीज के ऊपर आता था, बट इंडक्शन में क्या सेम नेचर का आता है या फिर ऑपोजिट नेचर का आता है, बताओ बेटा। इंडक्शन के केस में क्या सेम नेचर का आता है या ऑपोजिट नेचर का आता है, फटाफट से बता दो जल्दी से, शाबाश। इंडक्शन के केस में आता है ऑपोजिट नेचर का। इंडक्शन के केस में आता है ऑपोजिट नेचर का। ठीक है, इंडक्शन के केस में ऑपोजिट नेचर रहती है, कंडक्शन के केस में सेम नेचर रहती है। चलें आगे चलते हैं। सो चार्ज बाय कंडक्शन, आई होप बेटा जी आपको प्रोसेस समझ में आ गया है। नो नीड टू रीड दिस बिकॉज वैसे भी सिलेबस में नहीं है, बट आपको एक ओवरव्यू देना था, वो मैं दे चुकी हूँ। अब आप मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं। पढ़े, पहले रीड करें क्वेश्चन को और फिर बेटा ट्राई करें सॉल्व करने की। चलिए रीड करें और ट्राई करें सॉल्व करने की। बताएं बेटा। One metallic sphere A is given positively charged, whereas another identical metallic sphere B is exactly same mass as of the A is given equal amount of negative charge. Then beta what happens is, बताइए। बोलो। ओके सोचो बेटा, मैंने आपको बोला था रियलिटी और आइडियल केस इज डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बताओ आंसर क्या आएगा। रियलिटी एंड आइडियल केस इज डिफरेंट, फिर से बोल रही हूँ। One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly the same mass as of the A is given equal amount of negative charge. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास जरूर से नेग्लिजिबल होता है, बट अगर आप उसको किसी बॉडी में दे रहे हो, अगर, वेरी गुड, आप सही आंसर आ रहा है, अगर आप उसको किसी बॉडी में दे रहे हो दैट डजंट मीन कि देयर विल बी नो
ट्रांसफर ऑफ मास, देयर विल बी सम ट्रांसफर ऑफ मास बट दैट विल बी नेग्लिजिबल, आप उसको जीरो नहीं बोल सकते हो। तो अगर बी बॉडी को एग्जैक्टली जो कि सेम मास की थी इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं। सपोज करो अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी ऐड किए गए तो 5 × 9.1 × 10⁻³ तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे बेटा कि बी बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बताओ बेटा समझ में आया? बिकॉज आप इसको नेग्लिजिबल मास तो बोलोगे, नेग्लिजिबल मास तो बोलोगे, नेग्लिजिबल मास इज नॉट इक्वल टू जीरो मास, यहां पर लिख रही हूं ताकि आपको याद भी रहे। नेग्लिजिबल मास इज नॉट इक्वल टू जीरो मास बेटा, कुछ छोटे अमाउंट का, कम अमाउंट का मास विल बी ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। फिफ्थ क्वेश्चन, a positively charged body A attracts a body B, then the charge on the body B may be equals to, बताओ positive negative both can't say, positive negative both can't say, can't say, okay, B option, very good, that is negative। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि A बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और बी बॉडी न्यूट्रल है, क्या ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, यस और नो? क्या ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, यस और नो? क्या ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, यस और नो? सोचो सोचो सोचो। यस दे कैन बी अट्रैक्टेड। अभी तो हमने चार्ज बाय इंडक्शन समझा था ना, तो देर इज सम attraction between a positive charge body and a neutral body, only that is the reason बेटा कि यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इधर सब पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। बोलो, तो अब मेरी बात समझना, अगर ऑप्शन में यहाँ पर नेगेटिव और न्यूट्रल में से कुछ भी दिया होता तो दोनों ही सही होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल में से कुछ भी दिया होता तो दोनों ही सही होते। ठीक है, ठीक है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा अगर हम चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में बात करें ना, तो बॉडी जो है वो नीदर गेन नॉर लूजेस एनी चार्ज, बॉडी में एज सच कोई चार्ज ना तो गेन होता है ना ही लूज होता है। रीजन बीइंग व्हाट, न्यूट्रल बॉडी के केस में क्या होता था, चार्जेस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते थे, इंडक्शन के केस में क्या हो रहा था, चार्जेस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में गया है, नो। तो इफ देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज तो बेटा फिर तो मास की भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अगर अगर देर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन एक्चुअल टर्म्स, सो दैट मीन्स देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो इन एक्चुअल टर्म्स, तो ना तो चार्ज ट्रांसफर होता है इंडक्शन के केस में, ना ही बेटा जी मास। सो द नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज, ये आपने पढ़ लिया, ये समझ भी लिया। इंड्यूस्ड चार्ज कैन be less or equal to the inducing charge but never greater than that। जो बॉडी इंड्यूस कर रही है दूसरी बॉडी में चार्ज, तो दूसरी बॉडी में चार्ज इसके इक्विवेलेंट इंड्यूस हो सकता है या इस वाली से कम इंड्यूस होगा, ये वाली से ज्यादा इंड्यूस नहीं हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना यार, अगर होता ऐसी है यूजुअली आजकल की है ना, जो लाइफ है उसमें लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरों से सीखकर हम आगे बढ़ जाएंगे, बट वो आपने कहावत सुनी है, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, तो वो हिसाब समझ के रखना बेटा कि हमेशा हमेशा जो इंड्यूसिंग बॉडी है उसका चार्ज ज्यादा ही रहेगा एज कंपेरेटिव टू द जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, ज्यादा ज्यादा बराबर हो सकता है, बट जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है उसमें चार्ज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सो इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द बॉडीज ईदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट इन द पार्टिकल्स। बेटा इंडक्शन का प्रोसेस पार्टिकल्स में नहीं होता, इट इज ऑलवेज अकरिंग इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, बॉडीज। ठीक है, सब क्वेश्चन कहता है कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में आता है
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, देखना तो बेटा। क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं? अगर मैं बोल रही हूँ दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों में सिमिलर चार्जेस हैं, क्या अट्रैक्ट कर सकती हैं? हम यही पढ़ते हैं ना हमेशा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, बट देर इज अ कंडीशन बेटा जिसमें ये दो सिमिलर चार्जेस वाली बॉडीज भी अट्रैक्ट करती हैं। तुमको पता थी ये कंडीशन? चलो मैं पहले बताती हूँ तुमको, फिर तुमसे पूछूंगी, सच सच बताना बेटा। दो सिमिलर बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, दो सिमिलर चार्जेस वाली बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, बस एक कंडीशन सुन लीजिए। जब किसी एक बॉडी पर जो चार्ज है वो दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत 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 ग्रेटर है। When a charge on one body q1 is much greater than that of the another, that of the another q2, and they are close enough to each other so that the force of attraction between q1 and the induced charge on the other exceeds the force of repulsion between q1 and q2। यानी कि जब आपके पास एक बॉडी के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द छुटकू वाली चार्ज वाली बॉडी, और दोनों को इतना पास में रखा हुआ है कि इंडक्शन के कारण बेटा जी जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसके कारण क्या आ जाए बेटा, अट्रैक्शन इतनी ज्यादा आ जाए कि रिपल्शन को वो ओवर पावर कर जाए, रिपल्शन को वो ओवर पावर कर जाए। इसमें मेरे को एक बार बता दो फटाफट से, इज इट सीसी, इज इट क्रिस्टल क्लियर? फटाफट से एक बार बता देंगे, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट सीसी? फिर आगे चलूंगी बेटा, फिर आगे चलेंगे। चलिए सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, वाई अ थर्ड होल इन द सॉकेट प्रोवाइडेड फॉर ग्राउंडिंग? बेटा जी सॉकेट में एक तीसरा होल ग्राउंडिंग के लिए क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स प्लस नीट, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन बेटा जी कवर होगा, ठीक है। चलो, सॉकेट में तीसरा पॉइंट क्यों दिया जाता है ग्राउंडिंग के लिए? बेटा ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में एंड अप विथ सम चार्जेस ड्यू टू फॉल्टी कनेक्शंस। कई कई बार ना क्या होता है, ड्यू टू सम फॉल्टी कनेक्शंस ना अप्लायंसेस के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो इन सच सिचुएशन चार्जेस में बी एक्यूमुलेटेड ऑन द अप्लायंस, तो हो सकता है कि वो चार्जेस जो है वो अप्लायंस के ऊपर ही बैठ जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। तो अगर हम उसको अप्लायंस को जाकर टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा, हमें शॉक लगेगा फॉर श्योर। सो दैट इज वाई बेटा एक थर्ड होल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है ड्यू टू सम फॉल्टी करंट, जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है वो सेफली ग्राउंड को क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। दैट इज वाई थर्ड होल इज गिवन इन द सॉकेट, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन का बेटा जी अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। हमने अभी अभी पढ़ा है, उसी के बेसिस पर ही सिर्फ इसको सॉल्व करना है। चलिए रीड कीजिए। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज क्लोज। जब हम इस स्विच एस को क्लोज करेंगे, जब हम इस स्विच एस को क्लोज करेंगे, इनिशियल कंडीशन में बेटा इसके ऊपर 60 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। जब हमने स्विच को क्लोज किया उसके बाद आप बताइए कि दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा, कितना कितना चार्ज आएगा। ट्राई कर रहे हो? ट्राई करो, आई एम गिविंग यू टाइम। चलो 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 फटाफट से, जस्ट गिव इट ए ट्राई बेटा, ट्राई कीजिए एक बार। कर रहे हो ट्राई? देखो
टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, सिक्सटी माइक्रोकूलम प्लस 0, तो बेटा 60 माइक्रोकूलम ही आया। अब मैंने आपको बताया था कि चार्ज किस रेशियो में ट्रांसफर होते हैं, रेडियसेस के रेशियो में ट्रांसफर होते हैं। तो जब आफ्टर कनेक्शन की मैं बात करूं, Q1 बटा Q2 इज इक्वल्स टू R1 बटा R2। R1 की वैल्यू कितनी, 2, R2 की वैल्यू कितनी बेटा जी, 3, यानी कि 2/3। बेटा आप समझ के चलना, समझ के चलना, टोटल हिस्सा, अगर हम बात करें टोटल हिस्से, Q1 के अगर 2 हैं, Q2 के अगर 3 हैं, तो टोटल हिस्से कितने हैं बेटा, 5 हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स Q1 के हैं और 3 पार्ट्स Q2 के हैं, ऐसे ही समझ सकती हूँ। तो अगर मुझे Q1 डैश की वैल्यू निकालनी है, इफ आई नीड टू फाइंड द Q1 डैश वैल्यू, तो दैट मीन्स 2 हिस्से 5 में से कितने चार्ज के, 60 माइक्रोकूलम चार्ज के। समझ में आया? सिमिलरली Q2 डैश, 3 हिस्से 5 में से कौन से चार्ज के, 60 माइक्रोकूलम चार्ज के। सो बेटा ये आपके पास किस पे कट रहा है, 12 पे, तो ये आ गया 24 माइक्रोकूलम। और बेटा जी ये आपके पास किस पे कट रहा है, बोलो, शाबाश, अगेन 12 पे, तो 12 तिया 12 3 जा 36 माइक्रोकूलम, तो 24 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम। आ गया समझ सबको, आ गया समझ सबको? बता दीजिए बेटा एक बार फटाफट से जल्दी से कि क्लियर हो गया है, फिर आगे चलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो विल यू बी एबल टू सॉल्व इट, आप सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, तो बिफोर कनेक्शन अगर हम बात करें, हमारे पास अगर टोटल 60 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन यही 60 माइक्रोकूलम का ही तो चार्ज बेटा जी इधर उधर ट्रांसफर होगा ना। ठीक है, तो इसी 60 कूलम में से, 60 माइक्रोकूलम में से Q1 के ऊपर 24 माइक्रोकूलम और Q2 के ऊपर 36 माइक्रोकूलम। अब आप यहां से भी समझ सकते हो कि ये 3 सेंटीमीटर था बेटा रेडियस इसका, 3 सेंटीमीटर था, तो इसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा आएगा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस था, तो इसके ऊपर चार्ज भी कम आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिसका रेडियस कम रहेगा उसके ऊपर चार्ज भी एक्यूमुलेट कम रहेगा, जिसका रेडियस ज्यादा उसके ऊपर चार्ज भी एक्यूमुलेट ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं आप बेटा, पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉइंट चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है? चलिए सपोज कीजिए, सपोज कीजिए दिस इज अ चार्ज, ठीक है, ये बहुत नजदीक है आपके। बेटा जैसे जैसे मैं इसको दूर लेकर जाती जा रही हूँ, दूर लेकर जाती जा रही हूँ, ये छोटा होता जा रहा है। यानी कि एक्चुअली में अगर आप किसी चार्ज को समझेंगे ना, तो कोई चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता है सच, बट डिपेंडिंग अपॉन अगर हम बोले कि द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज को हमने बहुत बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है एज कंपेरेटिव टू द डायमेंशंस ऑफ द चार्ज। If the sizes of the charge bodies are very small as comparative to the distance between them, तो उन्हीं चार्जेस को बेटा हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मैं फुटबॉल की एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा जी, अब वो कोई मिल गया मूवी में, मस्त एकदम, है ना, जादू ने किक मारा था उस फुटबॉल को और वो फुटबॉल कितनी दूर चली गई थी, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली गई थी उनके अकॉर्डिंगली, तो थी तो वो इतनी बड़ी फुटबॉल, बट जब दूर जाती जा रही थी तो एकदम पिद्दू सी दिखाई देने लग रही थी, है ना। तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट चार्जेस इज अ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है एज कंपेरेटिव टू देयर डायमेंशंस, तो उनको हम उन्हीं चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब कूलम्स लॉ पे जब हम आए, अभी तक हमने ये सीख लिया दैट लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बट कितना रिपेल या कितना अट्रैक्ट करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्शन जो दो चार्जेस के बीच में हो रही है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, उसके बारे में हमें कूलम्स लॉ बताता है।
ठीक है, कूलम्स लॉ बताता है। तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने 1785 में कूलम लॉ को बेटा क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या किया था, डिस्कवर किया था। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, आई डोंट थिंक सो कि आप छोटे बच्चे हैं, है ना, यू आर नॉट अ स्मॉल किड जो मैं इसको भी पढ़कर सुनाऊंगी आपको, नहीं, हम सिंपली सीधा इसको समझेंगे, कूलम्स लॉ को समझेंगे बेटा। सपोज कीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना, एक है चार्ज Q1, एक है चार्ज Q2। बेटा दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं कितना कंसिडर करके चल रही हूं, लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज R। ठीक है, अभी के लिए मैं कंसिडर करके चल रही हूं दे आर लाइक चार्जेस। बेटा लाइक चार्जेस क्या करेंगे, बोलो, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, फटाफट से बोलो, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर जाना चाहेंगे। तो फोर्स जो फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू द सेकेंड चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज जो लग रहा है ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा जी कूलम्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है ना, अभी हम स्केलर फॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कूलम्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब बेटा जब जब जिंदगी में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है, उसको हटा के हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। यस, जस्ट लाइक मैम एरोप्लेन इन द स्काई, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखा मैंने ह्यूमेरा तुम्हारा एग्जांपल। बताओ, तो हम अगर इस फॉर्मूला को कंबाइन कर देते हैं तो बेटा जी हमने ना देखा कि हम ना यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा अब सुनना तो अगर आपने मेरे बेसिक्स की क्लासेस लगाई हैं जिसमें मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के बेसिक्स करवाए थे, बेटा हमने वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, दैट वाज व्हाट, Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही था? यस, जी, कैपिटल जी वाज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चाहे धरती पे चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे मार्स पे चले जाओ, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं थी। दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। बट अगर आप इस के की बात करो ना, दिस के इज व्हाट बेटा, दिस के इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इन दो चार्जेस को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं वैक्यूम में, कहां पर, वैक्यूम में, या फ्री एयर या फ्री स्पेस में कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो के है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सब चीजों का मतलब समझाऊंगी, रटना नहीं है हमें इन चीजों को। बेटा अगर वैक्यूम में बात करें तो इस के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यूनिट्स होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट्स होती है। अब परमिटिविटी क्या बताता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या बताता है? अगर आप इन्हीं दो चार्जेस को किसी और मीडियम में प्लेस करते हो ना, सपोज करो आपने ऑयल में प्लेस कर दिया, वाटर में प्लेस कर दिया, या ईथर में प्लेस कर दिया, किसी भी और मटेरियल में प्लेस कर दिया, किसी भी और मीडियम में प्लेस कर दिया अदर देन वैक्यूम,
तो दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही होगी, वेदर इट इज लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस के केस में रिपल्शन होती है, अनलाइक के केस में अट्रैक्शन होती है। तो मैं इन जनरल इंटरैक्शन बोल रही हूं। जब इंटरैक्शन बोलती हूं तो उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। तो बेटा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इन्हीं दो चार्जेस को किसी और मीडियम में प्लेस करते हो ना, तो उनको इंटरैक्ट करने की परमिशन, परमिटिविटी, परमिशन से याद रखना, परमिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। यानी कि वैक्यूम के केस में दो चार्जेस मैक्सिमम तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको बता देती हूं, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि वैक्यूम के केस में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, इंटरैक्टिव फोर्स है, दैट इज मैक्सिमम। यस और नो बोलो, यस और नो, जल्दी से बताओ फटाफट से। यानी कि दो चार्जेस जब वैक्यूम में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है दैट इज मैक्सिमम। यस बोलो, चमका, एकदम मजेदार तरीके से चमक गया है, सुपर डुपर क्लियर हो गया है। तो अगर मैं अब फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, जब चार्जेस वैक्यूम में है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। 1 को अगर हटा दूं तो सिंपली Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये रहता है इन द केस ऑफ वैक्यूम, जब चार्जेस कहां पे है, वैक्यूम में है। बेटा फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, चार्ज होता है कूलम में तो कूलम का स्क्वायर, आर मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या आ गए। चलो पहले मैं तुमको सिंपली, अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, वापस से के डाल दूं, तो के यूनिट्स क्या आ गए, के एसआई यूनिट्स क्या आ गए बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स देखें तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या हैं, के उल्टे। 4 पाई के तो वैसे ही कोई यूनिट्स नहीं है, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या होंगे, के से रिवर्स, दैट इज न्यूटन इनवर्स मीटर -2 पर कूलम -2। सिंपली इनके जो भी पावर्स हैं उनके आगे मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो शाबाश। अब ये फॉर्मूला वैलिड है जब चार्जेस वैक्यूम में है। बेटा अगर मैं बोलूं कि चार्जेस ना किसी और मीडियम है, चार्जेस इफ charges are present in some another medium having permittivity is equals to epsilon, तो बेटा उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। अब मैं मान के चल रही हूँ फोर्स वही चार्जेस के बीच में ही निकालना है, डिस्टेंस उनका सेम रखा हुआ है, बस मीडियम बदल दिया है। अब बेटा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एफ नॉट कंसिडर कर लेती हूं इसको, जो कि वैक्यूम में है, और इसको एफ एम कंसिडर कर लेती हूं, बेटा एफ नॉट और एफ एम के बीच का रिश्ता बता दो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एफ नॉट एंड एफ एम, एफ नॉट एंड एफ एम के बीच का रिश्ता बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलो 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 जल्दी से, शाबाश। एफ नॉट और एफ एम के बीच का रिश्ता बता दीजिए क्या हो जाएगा। उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इस एप्सिलॉन को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख सकती हूँ। तो बेटा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम लिख सकते हैं जितनी परमिटिविटी, वैक्यूम के केस में एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, दिस इज फोर्स इन द केस ऑफ वैक्यूम, बोलो। तो बेटा कैन आई राइट एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। जो कंपेयर करता है, जो कंपेयर करता है कि अगर चार्जेस वैक्यूम में होंगे या किसी और मीडियम में होंगे, तो इन कंपैरिजन टू वैक्यूम चार्जेस जब किसी और मीडियम में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स कितने गुना कम है एज कंपैरेटिव टू दैट फोर्स जो कि किसी चार्जेस के बीच में वैक्यूम में लगता है। क्लियर? क्लियर? अब इसको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसका दूसरा नाम बेटा क्या, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो बेटा आपको समझ में आनी चाहिए एक चीज कि जो एप्सिलॉन आर रहता है ना, और के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से भी डिनोट करते हैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा 1 से ग्रेटर है। दैट मींस इट सिंबलाइजेस इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एफ एम। तो बेटा एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है? ठीक है, बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल नवरीत, बिल्कुल शाबाश, क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कूलम्स लॉ को रिलेटेड। बेटा अब ये डेफिनेशन पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, अगर बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेशन आएगी तो लिख लोगे कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आएगी तो लिख लोगे। नीट एग्जाम में तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन तो आएगी ही नहीं। ठीक है, मैंने कूलम्स लॉ पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया आपको सारा। अब नोट देख लीजिए एक, ठीक है, नोट देख लीजिए एक। द वैल्यू ऑफ के, बेटा अगर आप के की वैल्यू देखो तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 है, और स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होती है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू सी, दिस इज वेरी क्लोज टू सी। तो बेटा अगर आप k को इन टर्म्स ऑफ c लिखना चाहते हो, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो बेटा रिलेशन कहता है दैट k इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 7 c का स्क्वायर। न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन सेकंड का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। यहां पे ये c सिंबलाइज कर रहा है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। सो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ के इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सी प्रिसाइजली एज दिस। ठीक है, दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स जो आपको याद होंगे तो बढ़िया है, नहीं याद हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आएंगे, उससे पहले, उससे पहले वेक्टर फॉर्म को सीखना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले वेक्टर फॉर्म को सीखना पड़ेगा, तभी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फायदा है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो वेक्टर फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर हम टाइम बचेगा तो वेक्टर फॉर्म की तरफ चलेंगे, नहीं तो वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कल कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लो। कूलम्स लॉ की अगर बात करें, बेटा मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुमको पॉइंट चार्जेस के बारे में बताया। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस में ही सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली द बेसिक कंडीशंस ऑफ टू अप्लाई द कूलम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बेटा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बढ़ता जाएगा, उनके बीच का इंटरैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, इट फॉलोज द लॉज ऑफ सुपरपोजिशन। लॉज ऑफ सुपरपोजिशन मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। अगर आज हो जाता है वेक्टर फॉर्म तो वेल एंड गुड है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में होगा। It is conservative, so electric potential and potential energy can be defined under the influence of this force। इसका मतलब क्या है कि बेटा जितने भी ना, आप बस इतना याद रखना, जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉज है, मैंने आपको जब बेसिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रही थी ना, उसमें भी मैंने तुमको ये चीज बताई थी कि जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉज होते हैं ना, जहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के केस में भी, इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में भी हम डिफाइन कर सकते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को। आएंगे ये दोनों टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट चैप्टर में, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें तो वहां पर भी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब एक और चीज बेटा, आपके पास जो भी दो चार्जेस हैं जिनके बीच में आपका ये कूलम फोर्स लग रहा है, हमेशा जो फोर्स होता है ना, दैट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के अलोंग ही बेटा जी आपका फोर्स लगता है। आगे चलिए, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, लेट सपोज वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है बेटा, इधर इधर लाइक चार्जेस और इधर अनलाइक चार्जेस, इन बोथ द केसेस अगर आप बात करेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम की, तो दैट इज जीरो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की अगर आप बात करोगे दैट इज जीरो। क्यों बेटा, आप देख सकते हो कि फोर्स ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो चार्जेस जब रिपेल कर रहे हैं तो फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं इस नेट सिस्टम के ऊपर फोर्स निकालूंगी ना, तो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब नेट फोर्स अगर जीरो आता है, नेट फोर्स अगर जीरो आता है, दैट मीन्स व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता। अगर मैं एक्सेलरेशन को इक्वल टू जीरो करती हूँ तो डीवी बटा dt इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि v क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। v क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो बेटा जी आपके पास जो मोमेंटम है, कौन सा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज व्हाट, कंजर्व्ड। दैट इज व्हाट, कंजर्व। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए बात करें, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है बेटा जी, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करें, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। और सिमिलरली अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं ना बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपको ना इन जनरल बस इतना याद रखना है कि चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, बोथ विल रिमेन कांस्टेंट, बोथ विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, बोथ विल रिमेन कांस्टेंट, बोथ विल रिमेन कंजर्व्ड। इसका आंसर दो, चलो फटाफट से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो बेटा ये वाला क्वेश्चन। चलो चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, smallest electric force between the two charges placed at a distance of 1 meter apart। जब smallest electric force पूछ रहे हैं तो F is equals to K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। बेटा जी मुझे एक बात बताइए, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चार्ज किसके बराबर होता है? बेटा K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ कुछ भी मेंशन नहीं है, वैक्यूम में कंसिडर करेंगे। आंसर बताओ ABCD में से क्या आ रहा है, आंसर बताइए एबीसीडी में से क्या आ रहा है। सॉल्व करने के बाद फोर्स की वैल्यू आ रही है बेटा, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चार्ज, फंडामेंटल चार्ज याद करो, मैंने तुम्हें बताया था उससे स्मॉल चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, चार्जेस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्जेस को भी स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, तो 1 इंटू 1। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक करिएगा होमवर्क में कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक करिएगा कितना आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हैं, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को भी लिख लें, एक बार पढ़ लें थोड़ा सा। अभी तो टाइम है, 5 मिनट एक्सटेंड कर लूंगी क्लास को, क्या कहते हो? 5 मिनट एक्सटेंड कर लूंगी क्लास को, क्या कहते हो? है ना, वेक्टर फॉर्म कंप्लीट करके ही जाते हैं आज। चलो, अगर हम मान के चल रहे हैं दो चार्जेस हैं अपने पास और दोनों ही लाइक चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बेटा दोनों के बीच में डिस्टेंसेस R। बेटा अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो K Q1 Q2 बटा
R12। अब बेटा अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, दिस इज R12, अगर इसके टर्म्स में देखूं दैट इज R21। अब ध्यान से देखना, R12 इज बेसिकली R12 is basically the position of charge Q1 with respect to Q2. Position of charge Q1 with respect to Q2. ठीक है. Similarly बेटा R21 is position of charge Q2 with respect to Q1. With respect to Q1. तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो फिर तो बेटा R12 और R21 अगर वेक्टर फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं और इनके हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, तो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही है, डायरेक्शन वाइज चाहे ऑपोजिट भी हो, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही है। अब जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को वो कौन सा वेक्टर होता है, बोलो फटाफट से। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो बेटा क्या यहां पे हम R12 यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लें? You know this thing that vector upon its magnitude, vector upon its magnitude, ये R12 का स्क्वायर आएगा ना, नीचे R का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर हम F12 फोर्स को लिखें सो दैट विल बी K Q1 Q2, नीचे बेटा R12 का क्यूब आ जाएगा और साथ में आ जाएगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। So this is basically the force in vector form. बेटा फोर्स वेक्टर फॉर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब रहता है। In vector form it is inversely proportional to, in vector form it is inversely proportional to R का क्यूब, स्केलर फॉर्म में it is inversely proportional to R का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बेटा आपने ना न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा होगा, बोलो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स जी का थर्ड लॉ क्या कहता है, बोलिए बेटा। न्यूटन्स जी का थर्ड लॉ क्या कहता है, बोलिए फटाफट से। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? न्यूटन्स जी का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बेटा मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है? तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि अगर F12 is the force on 1 due to 2, तो बेटा F21 is a force on 2 due to 1। होता क्या है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो अगर मेरे को F21 लिखना हो, F21 को कैसे लिखूंगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, R21 का वेक्टर। बेटा अब आपको एक चीज पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बराबर है, R21 एंड R12, बट डायरेक्शन वाइज तो ऑपोजिट ही है ना। तो बेटा अगर मैं R21 की जगह R12 सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो मैं उसको माइनस ऑफ R12 सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये पूछ ली जाती है, छोटू से डेरिवेशन इसलिए करवा रही हूँ। तो बेटा इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बोलो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट R12 साथ में नेगेटिव का साइन। नीचे बेटा जी आपको पता है मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर ही है, तो R21 की जगह R12 का क्यूब भी लिख लूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखकर बताओ, नेगेटिव साइन को आगे ले आओ तो बाकी बेटा रिमेनिंग क्या रह गया, यही तो रह गया, K Q1 Q2 R12 का क्यूब, नीचे R12 का क्यूब और इधर R12 वेक्टर, यानी कि इट इज माइनस ऑफ F12। तो बेटा जी यहां से हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई करा देते हैं दैट ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं इन द नेचर,
मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, बराबर। तो जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, बट डायरेक्शन वाइज क्या है, ऑपोजिट है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज बेसिकली द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब कंपैरिजन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं। दे कैन एक्ट इन वैक्यूम एज वेल। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बेटा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, बिकॉज चार्जेस हमारे पास दो किस्म के हैं, बट मासेस के केस में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही रहती हैं चीजें, वहां पे मासेस रिपेल नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बेटा। बोथ आर सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मतलब दो मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बोथ द फोर्सेस ओबेज न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, चलो अब आप ऐसा करना, आप ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना होमवर्क में। एक जो 7th वाला दे रखा है इसका भी आंसर क्या आएगा, और 8th वाला भी होमवर्क में ट्राई करके आना। अब मुझे फटाफट से बता दो बेटा, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? ये आज का टॉपिक एकदम मस्त तरीके समझ में आ गया है? फटाफट से बता देंगे एक बार जल्दी से। क्लियर होगी आज की क्लास पूरी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सुपर डुपर क्लियर है, सुपर डुपर क्लियर है। नेक्स्ट क्लास कब होगी अपनी? ट्यूसडे को। कितने बजे? 4 बजे। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा, फिर भी कोई डाउट आएगा, दिस इज माई ईमेल आईडी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, arshpreet.singh@247.com। नोट्स में अभी जस्ट विद इन 10 मिनट्स अपलोड कर दूंगी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग के नीचे नोट्स भी मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक। जैसे ही क्लास खत्म होगी बेटा एक फीडबैक फॉर्म आएगा आपके पास, उसको जरूर से फिल कर देना। मस्त समझ में आया है, सो डोंट फॉरगेट टू गिव द 5 स्टार फीडबैक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर बेटू।